हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनटी अभ्यास के जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं उनमें से हमने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। अब इन क्वेश्चंस की बात मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस घूम फिर कर ये प्रीवियस ईयर्स के जेई मेन के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के जेई एडवांस के जो थोड़े से मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, और भी जो हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और हमारे जो जेई का जितना भी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है उस सारे मटेरियल्स में से ही ये सवाल लिए हुए हैं एनटीए वालों ने भी। ठीक है, तो एनटीए अभ्यास आप कर रहे हैं इसे स्टार्टिंग से फॉलो, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरा जो सीरीज़ है हमारा उसमें बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, 80 से ऊपर वीडियोस हो चुके हैं, तो उनको भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। बहुत ही बढ़िया तरह के सवाल जो हैं हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। तो इनसे करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्सपोजर मिलेगा कि अलग अलग तरह के सवाल जो है कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, उनमें किस तरीके से अप्रोच हमें रखना होता है, क्या क्या शॉर्ट तरीके इस्तेमाल करने होते हैं, क्या क्या कैलकुलेशंस में अप्रॉक्सीमेशन कब और कहाँ कैसे लिया जाता है, वो सब मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सवाल में कि सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस इज इररेडिएटेड, यानी कि उस पर रेडिएशन गिराया जाता है बाय अ बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ बिटवीन 100 नैनोमीटर एंड 200 नैनोमीटर। तो इस रेंज में जो हमें यूवी लाइट मिलती है वो यूवी लाइट को गिराया जाता है एक एटॉमिक हाइड्रोजन गैस के सैंपल से। Assuming that the atoms are in the ground state, मानते हुए कि एटम जो हैं ग्राउंड स्टेट में रखे हुए हैं, the wavelength which will have low intensity in the transmitted beam is equal to, तो आपको यहाँ पे कुछ वेवलेंथ दी हुई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन है उसका इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड बीम में सबसे कम होने वाला है। तो ये जो है यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ सवाल को कि क्या हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे सुंदरवन के जंगल है। क्या है भाई? सुंदरवन के जंगल है, सुंदरवन के जंगल, सुंदरवन के जंगल, और आप यहाँ अपनी कार से जा रहे हैं, यहाँ अपनी कार से जा रहे हैं और आपके पास जो कार है उस कार में है गोल्ड है, आपके पास कुछ कैश है, आपके पास कुछ प्लास्टिक है और आपके पास जो है कुछ आयरन है, मान लीजिए जंग लगा हुआ आयरन है, और आप इस गाड़ी को भरकर सुंदरवन के जंगलों से जा रहे हैं। इसमें छुपे हुए हैं बहुत बड़े बड़े डाकू, बड़े मतलब हाइट से नहीं है, बड़े मतलब लाइक काफ़ी एक्सपीरियंस डाकू यहाँ पे बैठे हैं, छुपे हुए हैं। तो जब आप इस सुंदरवन के जंगल से बाहर निकलोगे तो क्या मैं एक बता सकता हूँ कि कौन सा जो मटीरियल है वो कम मिलने वाला है हमारी गाड़ी में? तो मैं कह सकता हूं जो जितना ज़्यादा कीमती होगा वो मटेरियल जो है वो डाकू जो है उसको चुरा लेंगे और हमें मिलने वाला है कबाड़ा। हमें जो कबाड़ बचेगा वही हमें मिलने वाला है। तो हमें सुंदरवन के जंगलों से बाहर जो है क्या मिलने वाला है? कार तो मिलनी नहीं है, कार तो मिलनी ही नहीं है, हमें सिर्फ प्लास्टिक मिल सकता है, प्लास्टिक मिल सकता है, और जंग लगा हुआ जो हमारे पास आयरन है वो मिल सकता है, और कुछ ट्रेसेस कैश के 10-10 के नोट और गोल्ड के कुछ जो है स्क्रैचेस जो है आपको मिल सकते हैं। तो जो वैल्यूएबल जो चीज़ है जो डाकुओं के काम की है वो उन्होंने ले ली, एब्जॉर्ब कर ली, और बाकी का जो कबाड़ा है वो आपको लौटा दिया कि आप जाइए, आपका काम खत्म। तो यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से जो टेस्ट हो रहा है 23 जनवरी को 10 AM ऑनवर्ड्स, यदि आप उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जो है आप वहां पे जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट होने वाला है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो एस्पिरेंट्स हैं क्लास 12th के वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स के बारे में मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में। और यहाँ पे आप सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे। आपको क्या करना है? इस्तेमाल करना है कोड NKC सर लाइव। ये बिल्कुल आपको जरूर ध्यान रखना है कि कोड आपको NKC सर लाइव इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं रैंक्स और स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। यदि आपकी रैंक फर्स्ट है तो मैकबुक एयर, रैंक 2 और 3 के लिए एप्पल का आईफोन है,
और रैंक 4 और 5 के लिए यहाँ पे आईपैड मिलने वाला है। रैंक 6 to 40 Amazon Eco Dot और रैंक 41 से 100 के लिए Amazon के वाउचर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। और स्कॉलरशिप मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट टॉप 10 जो बच्चे हैं उनको 100% स्कॉलरशिप है, 11 से 25 75% स्कॉलरशिप, 26 से 100 जो रैंक जिनका आएगा उनके लिए 50% स्कॉलरशिप, और अप टू 500 रैंक भी आपकी आती है तो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा होगा। तो फटाफट से जाके जो है टेस्ट के लिए एनरोल कीजिए। टेस्ट जो है 29 जनवरी को होगा और 13 फरवरी को होने वाला है, और आपको 20 लाख का कॉलेज ग्रांट भी यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद हम ऑलरेडी काफ़ी बार इसकी बात कर चुके हैं, तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेईई 2022 के लिए ये होने जा रहा है। 16 जनवरी का इसका टेस्ट है, और 16 जनवरी के बाद हर संडे को जो है ये 2 बजे से 5 बजे के बीच में टेस्ट आपको देना है। इस टेस्ट में जेईई मेन के जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं आपके लिए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और डिटेल्ड एनालिसिस जो है आपके टेस्ट का वो भी आपको मिलने वाला है कि आपने किस तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। तो आपको डिटेल्ड रिपोर्ट जो है यहाँ पे मिलने वाली है, और आपको बताया जाएगा कि आपको किन किन एरियाज में फोकस करने की ज़रूरत है। और जो टॉप 200 लर्नर्स होने वाले हैं उनको 100% तक स्कॉलरशिप भी यहाँ पर मिलेगी, और कोड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। NKC सर लाइव जो है ये कोड आपको इस्तेमाल करना है, और फटाफट से जाके इसे इनरोल कर लीजिए। और 16 जनवरी जो टेस्ट है, इस टेस्ट को ज़रूर आप दीजिएगा। IIT JEE के प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है उस पर एक स्पेशल ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे चल रहा है कि 24 मंथ का यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान बाय करते हैं तो आपको 3 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का जो है सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स जो है वो एक्सटेंशन जो है यहाँ पे मिल जाएगा। कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 10th से लेके 12th जनवरी तक। ठीक है, तो फटाफट से जो है आपके पास कम ही टाइम बचा है, फटाफट से इस सब्सक्रिप्शन ऑफर को जो है आप अवेल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैचेस की इंफॉर्मेशन है। बैचेस जो है 12th जनवरी को स्टार्ट हो रहे हैं 2। ये है क्लास 11th जेईई मेन और एडवांस 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, और ये बैच है क्लास 11th के जेईई मेन और एडवांस 2023 के लिए। इन बैचेस में टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, और क्लास 11th का रिवीजन होगा, 12th का प्रिपरेशन होगा, और बैकलॉग जो है उसको भी कवर यहाँ पे किया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे 12 जनवरी से ये 2 बैचेस स्टार्ट और होने जा रहे हैं। ये बैचेस जो हैं ये लास्ट मिनट रिवीजन इसका टाइटल है, और जेईई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर से बनाया गया है। दूसरा बैच है, यानी कि 4th बैच है, क्रैश कोर्स बैच फॉर जेईई मेन 2022। तो यहाँ पे एकदम क्रैश फॉर्म में जो है आपको जो है पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और सेम है यहाँ पे कि 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है दोनों, और टॉप एजुकेटर्स जो है यहाँ पे आपको पढ़ा रहे होंगे, और प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएंगी, और कॉन्सेप्ट भी आपको साथ के साथ बताए जाएंगे। तो क्रैश कोर्स का मतलब आप जानते हैं, आई नो। और क्विक रिवीजन थ्योरी एंड पूल ऑफ MCQs क्वेश्चंस टुगेदर। MCQs और PYQs जो है यहाँ पे भर भर के आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस का सैंपल है, हाइड्रोजन गैस का सैंपल है। तो हाइड्रोजन गैस के सैंपल से लाइट का बीम गुजारा जाता है, और उस लाइट में हमें ढेर सारी वेवलेंथ दी हुई हैं। हमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो है यहाँ पे मिली हुई है। कितनी इनफाइनाइट वेवलेंथ की लाइट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, और उनका रेंज क्या है 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट इस बीम में प्रेजेंट है। अब जो लाइट ट्रांसमिट होके आर पार निकल के जो यहां पर हमें मिलने वाली है, यहां पर जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी वेवलेंथ यहां से हमें उनका इंटेंसिटी कम मिल रहा होगा। तो भाई हम कह सकते हैं जो ये सुंदरवन के जो जंगल है, हाइड्रोजन का जो जंगल है, इस हाइड्रोजन के जंगल ने जो पार्ट इसमें से उड़ाया होगा, जो पार्ट एब्जॉर्ब किया होगा, वही हमारा आंसर होगा, वही इस ट्रांसमिटेड बीम में कम हमें देखने को मिलेगा। इन चोरों ने जो चुराया होगा वही हमें ट्रांसमिटेड कार में, ये जो हमारे पास यहाँ जो बचने वाला है वही हमें कम मिलने वाला है जो चुरा लिया है। इसने गोल्ड चुराया, गोल्ड नहीं मिला, कैश चुराया, कैश नहीं मिला। ऐसे यहाँ पे कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट को ये यूज करने वाला है हाइड्रोजन का सैंपल, एब्जॉर्ब करने वाला है हाइड्रोजन का सैंपल, चुराने वाला है हाइड्रोजन का सैंपल, ये हमें कैलकुलेट करना है।
अब हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट सोचिए, जैसे यहाँ पे चोरों की रिक्वायरमेंट क्या है, चोरों की रिक्वायरमेंट है कि हम जल्दी से फटाफट से इजी मनी मिल जाए और हम अमीर हो जाएं और राज करें इस दुनिया पर। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में है ना, n=1 पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, और इलेक्ट्रॉन जो है n=1 से n=2 में जा सकते हैं एनर्जी को लेकर, n=1 से n=3 में जा सकते हैं, और n=1 से n=4 में जा सकते हैं, ऐसे n=1 से n=5 में जा सकते हैं, n=6 तक जा सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग ट्रांजिशन में जो काम आने वाली वेवलेंथ है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो हाइड्रोजन जो एब्जॉर्ब कर सकता है क्या कर सकता है। तो एक लैम्डा तो हमको मिलेगा, हमको 12400 डिवाइडेड बाय n=1 एनर्जी लेवल से n=2 के बीच में एनर्जी का गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे 10.2 से डिवाइड कर दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो यहाँ पे आपको इन एंगस्ट्रॉम मिलने वाला है आंसर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें और यहाँ पे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आपको मिलेगा 12400 डिवाइडेड बाय 13.6 माइनस 1.5 माइनस 13.6 माइनस 3.5 माइनस 1.5 ये आप सॉल्व कीजिए। लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये कौन सी वेवलेंथ है बेटा जो n=1 से इलेक्ट्रॉन को n=2 में पहुंचा देगी। ये कौन सी वेवलेंथ है जो n=1 से n=3 में पहुंचा देगी। ये कौन सी वेवलेंथ है n=1 से n=4 में पहुंचा देगी। तो आपको मिलने वाला है 12400 डिवाइडेड बाय 13.6 माइनस 0.85। तो भाई यहां से एक आंसर आपको मिलेगा, यहां से आपको एक आंसर मिलेगा, यहां से आपको आंसर मिलेगा। तो आप देखेंगे कि उनमें से एक आंसर जो है वो यहां पर मैच कर जाता है, 103 नैनोमीटर के बराबर आंसर आपको मिल जाता है। तो ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यूज आप निकाल लेंगे और इनमें से एक जो है आपको यहां पे ऑप्शन में मैच कर जाएगा। तो बात आई समझ में। तो ये जो वेवलेंथ है पर्टिकुलर, ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में काम आ जाती है, इसलिए जो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट मिलती है उस ट्रांसमिटेड लाइट में उन वाली वेवलेंथ की कमी हो जाती है, जो सुंदरवन से निकलकर गाड़ी जाती है उसमें गाड़ी और सोना और पैसे की कमी हो जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमने सवाल को सॉल्व कर दिया है। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुके हैं और एकदम बढ़िया ही जो है एनालॉजी आपके दिमाग में समा गई है और आपको बहुत ही कम इसे रटने की जरूरत होगी। आप हमेशा जो है इस एनालॉजी से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं आंसर। सवाल जो है और भी आगे आएंगे उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सवाल में आपको दिया है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h अबव द ग्राउंड, साइमल्टेनियसली साथ में another particle of the same mass is thrown vertically upward from the ground with a speed of √2gh. If they collide head-on completely inelastic collision है और head-on टकरा रहे हैं, then the time taken for the combined mass to reach the ground is equal to. तो हमें टोटल जो कंबाइंड हमें मास मिलने वाला है, कंपोजिट मिलने वाला है, उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक मास है हमारे पास m, उसको नीचे से प्रोजेक्ट किया जा रहा है √2gh स्पीड से, और एक दूसरा मास है उसको ड्रॉप किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि दोनों पार्टिकल्स का मास बराबर है, तो इनका सेंटर ऑफ मास इनके मिड पॉइंट पर होना चाहिए, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे होना चाहिए। यानी कि सेंटर ऑफ मास की हाइट में बता सकता हूं ग्राउंड से h/2 के बराबर होने वाली है, और सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी भी मैं बता सकता हूं, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी होगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आपको मिल जाएगा यहां से √gh/2, सिंपल है, m इंटू √2gh प्लस m इंटू 0 डिवाइड बाई 2m। तो यहां से √gh/2 सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिलेगा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की यदि बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी -g। तो सेंटर ऑफ मास अभी यहां पर है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन इतना है। जब दोनों टकरा जाएंगे, एक कंपोजिट बन जाएंगे, 2m मास का ऑब्जेक्ट बन जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास अल्टीमेटली यहां पर पहुंच जाता है। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहां था, बाद में यहां पहुंच गया है जमीन पर। तो हमें टाइम बताना है कि यहां से यहां आने में कितना टाइम इसको लगने वाला है। तो सिंपल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकता हूं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है √gh/2 इंटू टाइम t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -g इंटू टाइम का स्क्वायर
ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट इसका -h/2 के बराबर है। -h/2 इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए और यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 यहां चला जाएगा, यहां √2gh आ जाएगा, ये आपके पास हट जाएगा। माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा h = gt², माइनस में √2gh और यहां पे आ जाएगा आपके पास t। इसको भी इधर ले जाइए तो -h = 0 आपको यहां पे मिल जाता है। तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे मैं लगाऊंगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac 4 × g × h डिवाइडेड बाय 2a तो यहां से आपको मिलेगा √2gh आपको टाइम की वैल्यू मिलने वाली है, प्लस माइनस √ आपको मिलेगा यहाँ पे 4 + 2 6gh डिवाइडेड बाय 2g तो ये आपको टाइम मिल जाता है टोटल। तो आप यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलने वाला है √2gh, यहाँ पे प्लस आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे इसको लिख सकता हूं मैं √3 × √2gh डिवाइडेड बाय 2g। तो यहाँ से भैया आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा √gh डिवाइडेड बाय √gh 2h/g h/2g यहाँ पे आपको मिलेगा, प्लस में यहाँ पे आपको मिलने वाला है √3/2h/g, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बेटा, ये लिखा है √h/2g प्लस √3h/2g। हमने टाइम कौन सा निकाला है? टाइम इनिशियली यहां जब सेंटर ऑफ मास यहां था और फाइनली जब यहां पहुंच चुका है वो टाइम निकाला है। लेकिन हमसे सवाल में पूछा कौन सा टाइम है? हमसे सवाल में पूछा गया है कि टाइम टेकन फॉर द कंबाइंड मास टू रीच द ग्राउंड। तो कंबाइंड मास जो है इनिशियली नहीं था, कंबाइंड मास जो है तब बना है जब ये आपस में कोलाइड कर चुके हैं। तो पहले मुझे टाइम ऑफ कोलिजन जो है इसमें से माइनस करना होगा। ये टोटल टाइम है इनिशियल से फाइनल आने तक, हमें इसमें से टाइम ऑफ कोलिजन को माइनस करना होगा। तो टाइम ऑफ कोलिजन को कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, एक्सेलरेशन इसका -g है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, इसका इनिशियल वेलोसिटी √2gh के बराबर है और इसका एक्सेलरेशन -g के बराबर है। रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मैं इसके रिलेटिव यदि देखूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल, तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, ऑलरेडी रेस्ट पे है, और इसका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है 0 के बराबर आ जाने वाला है, इसका रिलेटिव वेलोसिटी √2gh के बराबर आ जाने वाली है। तो ये एक्सेलरेशन रिलेटिव इसका 0 हो चुका है इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, यहां तक जाना है, h हाइट तक जाना है, वेलोसिटी इसका इतना है। तो टाइम ऑफ कोलिजन में बता सकता हूं कि इन दोनों को कोलाइड होने में कितना टाइम लगेगा। मैं कह सकता हूं u डिवाइडेड बाय h डिवाइडेड बाय u विच इज √2gh। तो यहां से आपको मिलेगा h/2g का अंडर रूट। तो हमारे पास जो टोटल टाइम आया है उसमें से माइनस कर देंगे h/2g, तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा √3h/2g के बराबर। √3h/2g हमारा आंसर हो जाएगा, √3h/2g। समझ में आया? इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट्स ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2d विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। दो ऐसे हमारे पास मैग्नेट हैं जिनके मैग्नेटिक मोमेंट तो बराबर हैं लेकिन उनके एक्सिस परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब एक बार मैग्नेट को मान लेता हूं इस तरीके से है और एक बार मैग्नेट जो है इस तरीके से है। ठीक, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लेता हूं इस तरफ है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट मान लेता हूं मैं इस तरफ है। मैग्नेटिक मोमेंट m, मैग्नेटिक मोमेंट m, इनका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट की जो दूरी है किसी भी एक के सेंटर से वो d के बराबर है। टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 2d है, तो सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d के बराबर। तो भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो भाई ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/4π 2m/d³। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट के लिए ये वाला पॉइंट एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नीचे की तरफ होगा, दैट विल बी μ0/4π m/d³। ये फॉर्मूला होता है। तो μ0/4π m/d³ नीचे की तरफ है, μ0/4π 2m/d³ आगे की तरफ है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। μ0/4π
m अपॉन डी क्यूब को कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 5 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा √5 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वाला। आंसर चेक कर लीजिए, अंडर रूट ऑफ 5 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे सवाल में चलते हैं। इन द गिवन सर्किट डायग्राम अ कनेक्टिंग वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज जॉइनिंग द पॉइंट बी एंड डी। बी और डी को ये प्लेन वायर ज्वाइन कर रहा है, तो करंट बताना है कनेक्टिंग वायर में कितना होगा। कनेक्टिंग वायर में करंट कितना होगा, तो पहली बात तो ये है कि ये वाला पॉइंट इनका पोटेंशियल बराबर है, तो हम जो है इसको ऐसे मिला सकते हैं, इसको ऐसे मिला सकते हैं। तो हमें ये सर्किट मिल जाता है क्या, 1 ओम, 4 ओम, 2 ओम, और यहां आ जाएगा आपके पास ये एक ही पॉइंट है 3 ओम, और साथ में बैटरी लगी हुई है कितनी, 20 वोल्ट की। तो भाई इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 1 और 4 का 4/5, इन दोनों का कितना आ जाएगा 6/5, ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट 10/5 इज इक्वल टू 2 ओम। तो यहां से बैटरी जो है उसमें से करंट हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर के बराबर करंट यहां से जा रहा है, 10 एम्पियर के बराबर करंट यहां से जा रहा है। 10 एम्पियर यहां गया, 10 एम्पियर यहां गया। 10 एम्पियर के 2 टुकड़े होने वाले हैं, एक इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, वो भी निकालना हमको आता है। इसमें यदि करंट निकालना है तो 10 इंटू सामने वाला रेजिस्टेंस 4 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 5, तो 5 से गया ये 2 बार, 8 एम्पियर यहां से जाएगा, और 10 में से 2 एम्पियर जो है यहां से जाने वाला है। टोटल मैं कह सकता हूं यहां से 10 एम्पियर के बराबर करंट जा रहा होगा। तो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हम बता सकते हैं कि 10 का किस तरीके से होने वाला है, 2:3 की फॉर्म में हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं 4 एम्पियर के बराबर करंट यहां से जाएगा, 6 एम्पियर के बराबर करंट यहां से जाएगा। तो ये देखिए ध्यान से कि 8 एम्पियर यहां से आया, 8 यहां चला गया 4, तो यहां से कितना गया हो गया 4 एम्पियर के बराबर करंट यहां से मूव किया होगा, और 2 और 4 मिलकर 6 एम्पियर के बराबर करंट बन गए होंगे। तो हमारा आंसर होगा बी से डी की तरफ करंट फ्लो होने वाला है, और वैल्यूज की होने वाली है 4 एम्पियर के बराबर। तो 4 एम्पियर जो है हमारा आंसर होगा। एक बार और चेक कर लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं की है। 8 और 10, एक में 8, अच्छा यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हमने शायद कर दिया है कि 10 इंटू सामने वाला रेजिस्टेंस 2, अच्छा ये 4 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5, 2 8 बचा यहाँ पे, और 8 यहाँ पे 2 रह गया, बिल्कुल ठीक है। तो हमने यहाँ पे 8 4 और 4 हो गया, और यहाँ पे 4 और 2 हो गया, 6 हो गया, 6 एम्पियर यहाँ गया, 4 एम्पियर यहाँ गया, 10 एम्पियर यहाँ चला गया। पूछा क्या है हमसे कि करंट इन द कनेक्टिंग वायर बी से डी में 4 एम्पियर के बराबर करंट जाएगा। आंसर दिया हमको 2 एम्पियर के बराबर, तो आंसर इसका 4 एम्पियर के बराबर होना चाहिए। आंसर इसका डी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑन द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल मैक्सिमा कहा है और उसकी विड्थ के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका मतलब ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं सकता, बिकॉज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जितनी भी हमारे पास मैक्सिमा बनते हैं उन सब की विड्थ बराबर होती है। तो इसका मतलब ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो सकता है। आगे देखते हैं। 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है स्क्रीन की स्लिट से, स्लिट का विड्थ हमें दिया हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम स्लिट की विड्थ से कोई मतलब नहीं रखते, बस हम ये देखते हैं कि स्लिट की विड्थ बढ़ाने पर घटाने पर क्या होगा, बट हम एग्जैक्ट वैल्यू का कोई काम नहीं करते हैं। तो दिया है इतना, ये है विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। इफ वेव्स वर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम द सोर्स विल बी इक्वल टू। तो वेवलेंथ आपसे पूछी गई है कि लाइट का वेवलेंथ क्या होगा यदि प्रिंसिपल मैक्सिमा का विड्थ इतना है। तो यहां पे मैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको याद दिलाना चाहूं, ये आपके पास एक सिंगल स्लिट है, यहां सामने आपके पास स्क्रीन है, ये आपके पास डी है। तो यहां आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, और ये जो एंगल होता है बेटा, ये जो एंगल होता है, ये एंगल थीटा, ये आपके पास ये थीटा की वैल्यू आती है आपके पास लैम्डा बाय ए के बराबर, लैम्डा बाय ए के बराबर। ए जो है यहाँ पे स्लिट विड्थ है, ए जो है स्लिट विड्थ है। यहाँ पे जो लोकेशन है वो एंगुलर एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, लैम्डा बाय ए, और यहाँ से लैम्डा बाय ए, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। तो यानी कि ये टोटल जो विड्थ होती है बेटा, ये जो एंगुलर विड्थ होती है टोटल ओमेगा, ये हमें मिलती है 2 टाइम्स लैम्डा बाय ए के बराबर।
ये टोटल एंगुलर विड्थ है और ये जो है आपका पूरा मैक्सिमा यहां पर होता है। ये मैक्सिमा की विड्थ होती है, एंगुलर विड्थ होती है, यानी कि ये वाला एंगल जो है ओमेगा, टोटल एंगल ओमेगा होता है 2 लैम्डा बाय ए के बराबर। अब हमें यदि ओमेगा पता चल गया तो यदि मैं इस वाली डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये वाला डायमेंशन जो है मिल जाने वाला है, बिकॉज ये ऑलमोस्ट जो है आर्क लेंथ के बराबर है। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। तो यहां से इस विड्थ को बताया जा सकता है कि ये जो विड्थ है, मान लीजिए इसको एल कह देता हूं, तो आ जाएगा आपके पास ये ओमेगा इनटू ये वाली डिस्टेंस विच इज डी। तो आपको आंसर मिल जाता है 2 लैम्डा बाय ए इंटू डी। ये हमें विड्थ है हमारे मैक्सिमा की, हमारे प्रिंसिपल मैक्सिमा की विड्थ है 2 लैम्डा बाय ए इंटू डी। अब हमें ये विड्थ ऑलरेडी दी हुई है 312.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा नहीं पता, डी की वैल्यू है 0.50 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा आपके पास 50 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय आपको मिल जाएगा ए जो है 0.02 सेंटीमीटर है 10⁻²। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा।